रामधन बहुत ही गरीब था। दिन भर मेहनत मजदूरी करके सिर्फ 2 वक्त की रोटी के पैसे ही जुटा पाता था। खुदा का ये वसूल है कि वो गरीब के घर कन्या को अवश्य ही जन्म देता है, ताकि वो किसी न किसी तरह का कन्यादान करके अपना प्रलोक सुधार सके। कन्यादान महादान माना गया है। जिसके वंश में कन्या जन्म नहीं लेती, वो वंश इस महादान से विहीन रह जाता है। गरीब रामधन के घर में भी एक कन्या ने जन्म लिया था, जिसे उसने अपनी हैसियत के अनुसार पढ़ाया लिखाया। रामधन की बेटी का नाम कविता था, जो युवावस्था में आते आते काफ़ी सुशील और सुंदर युवती बन गई थी। युवक उसकी सुंदरता को देखकर आहें भरने लगे थे। एक दिन रामधन के मित्र गोपाल ने उससे कहा, मित्र, अब तुम्हारी पुत्री कविता भी विवाह योग्य हो गई है। लड़की पराया धन होती है और पराया धन अपने पास ज़्यादा समय तक नहीं रखना चाहिए। चोर लुटेरे सरेआम घूमते फिरते हैं, इसीलिए अपनी पुत्री कविता का विवाह योग्य वर देखकर जितनी जल्दी हो सके संपन्न कर दो। तुम ठीक कहते हो मित्र, मैं आज ही से अपनी बेटी के लिए योग्य वर की तलाश करता हूँ। रामधन ने अपने मित्र का धन्यवाद करते हुए कहा। बस उसी दिन से वो कविता के लिए लड़का तलाश करने में जुट गया। रामधन की मेहनत रंग लाई और बहुत ही जल्द उसे कविता के लिए योग्य वर मिल गया। कमल शहर में रहता था और छोटा मोटा कारोबार करता था। कविता दुल्हन बनकर कमल के घर आ गई। उस रात उन दोनों की सुहाग रात थी। कविता फूलों से सजाई गई सेज पर बैठ गई थी। घर में उसके अलावा और कोई नहीं था। कमल अब अकेला था। उसकी शादी में आने वाले सब रिश्तेदार चले गए थे। रात के 11 बज गए थे। कविता को समझ में नहीं आया था कि उसके पति आज की रात भी कहाँ रह गए। धीरे धीरे 12 बज गए। 10 मिनट बाद दरवाज़ा खुला। कविता संभल कर बैठ गई। उसने घूंघट और नीचे कर लिया। कमल धीरे धीरे चलता हुआ सुहाग सेज के पास आया। वो अपने आप पर काबू रखने का पूरा प्रयास कर रहा था, पर उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। कविता कलेजा थाम कर रह गई। उसने एक ही नज़र में पहचान लिया था कि उसे शराबी पति मिल गया है। एक पल के लिए उसने सोचा कि शायद हो सकता है उसके यार दोस्तों ने इस खुशी के मौके पर पिला दी हो। उसने दिमाग से बात निकाल दी। कमल आकर उसके पास बैठ गया। कविता लाश से सिमट गई। उसने गर्दन झुका ली। कमल कई पलों तक बैठा रहा, फिर बोला, मेरी जान कविता, मुझे माफ़ करना। मैं दोस्तों में ही फंस गया था। सालों ने ज़बरदस्ती पिला दी थी। कविता ने कोई जवाब नहीं दिया। नाराज़ हो मेरी रानी, कमल ने कहकर धीरे से हाथ बढ़ाया और उसका घूंघट उठा दिया। कविता ने ज़रा सा भी विरोध नहीं किया, केवल इसलिए कि अगर उसने विरोध किया तो कहीं साड़ी न फट जाए। शराबी का क्या भरोसा। कमल के सम्मुख जैसे चांद निकल आया। वो कई पलों तक कविता को एकटक देखता रहा, फिर उसने उसे अपने करीब खींच लिया। कविता ने कोई विरोध नहीं किया। वे दोनों इस वक्त काफ़ी करीब आ गए थे। उन्हें लगा जैसे वक्त थम गया है, लेकिन ये उनका वहम था। रात मंथर गति से बीत रही थी। कमरा अंधकार में डूबा हुआ था। कविता सुबह उठी और घर के काम में लग गई। उसके यहाँ और तो कोई ना था जो काम में उसका हाथ बटाता। कमल काफ़ी देर से उठा। उठा क्या, कविता ने उठाया था चाय बनाकर। कमल ने चाय पी ली। कविता खाना बनाने में लग गई। उसका ख्याल था कि कमल अपने काम पर जाएगा, लेकिन वो काम पर नहीं गया। जब कविता ने पूछा कि काम पर नहीं जाओगे क्या, तो उसने कह दिया था, अभी 2-4 दिन कहीं नहीं जाना। 5 दिन हो गए, कमल काम पर नहीं गया। 6ठे दिन कविता ने उससे फिर कहा, अब आपको काम पर जाना चाहिए। अगर आप काम पर नहीं जाओगे तो घर खर्च कैसे चलेगा।
सब चल जाएगा, तुम क्यों चिंता करती हो, कमा भी लेंगे, अभी कौन सी आफत आ गई है। फिर कविता ने कुछ नहीं कहा। एक सप्ताह बीत गया। कमल हर रात को पीकर आता था और उससे चिपक जाता था, जैसे वो उसकी वासना की तृप्ति का सामान हो। कविता बुरी तरह परेशान थी, पर करे तो क्या करे। उसने कई बार दबी जुबान से कहा भी था कि आपको शराब नहीं पीनी चाहिए, लेकिन कमल ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया था। उसके घर से उसके पिता आए और कविता को कुछ दिन के लिए अपने साथ ले गए। 2 दिन बाद कमल उसे फिर वापस ले आया। उस दिन शाम को कमल के 2 मित्र घर में ही आ गए थे। उन तीनों ने एक साथ बैठकर शराब पी। कविता को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था, करती भी क्या, मजबूर थी। वो जाकर अपने कमरे में बिस्तर पर बैठ गई। इसका पति और उसके मित्र रात को 11 बजे तक पीते रहे। रात में 11 बजे तक कविता बैठी नहीं रही। उसे नींद आ गई और वो सो गई। उसका तो ये रोज़ का काम था। उसकी आंख तब खुली जब किसी ने उसे दबोच लिया। उसने आंख खोलकर देखा तो उसका पति नहीं था। उसने चीखना चाहा तो उसके मुंह पर हाथ रख दिया। काफ़ी देर तक संघर्ष चलता रहा। आखिर में उसने कविता को दबोच लिया, किसी हिरनी की भांति, जैसे कोई सिंह दबोच लेता है। कविता रोती रही। वो उसके चुंगल में कसमसाती रही और उसकी इज्जत लूटती रही। वो सोच रही थी कि उसका पति किस काम का, जिसे इस बात का भी ज्ञान नहीं कि उसकी पत्नी के साथ क्या हो रहा है। उसके पति का वो साथी अपनी मनमानी करके चला गया। रात के करीब 3 बजे तक उसका पति कमल उसके पास लड़खड़ाते हुए कदमों से आया। उसने कविता को छूना चाहा तो कविता ने ढकेल दिया। वो पलंग से नीचे गिर पड़ा। बेशरम, तुम्हें डूब मरना चाहिए। क्यों, क्या हुआ? ये तुम पूछते हो क्या हुआ? जिन्हें तुम अपना दोस्त कहते हो, जिनके साथ तुम शराब पीते हो, जानते हो उनमें से एक ने क्या किया? क्या किया है? उसने मेरी इज्जत लूट ली। अच्छा, तो तुम इस वजह से नाराज़ हो? अरे रानी, कोई बात नहीं, वो बहुत पैसे वाला है। उसके आने से मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। अब हर बात कविता की समझ में आ चुकी थी। वो समझ गई थी कि उसको उसके पास भेजने वाला उसका अपना पति ही था। ग्लानि से उसका मन भर गया। वो सोचने लगी कि उसे कैसा पति मिला जिसे न अपनी इज्जत का ध्यान और न अपनी पत्नी का। वो उसकी कमाई खाना चाहता है, गंदी कमाई। उसे तो बहुत पहले समझ लेना चाहिए था। जो पति अपनी रोजी रोटी के लिए सतर्क नहीं हो सकता, वो अपनी पत्नी के प्रति क्या सतर्क रहेगा। उफ, कविता दूसरी ओर करवट लेकर सो गई। उसने कमल को अपने तन पर हाथ तक नहीं लगाने दिया था। दूसरे दिन भी उसने कमल से कोई बात नहीं की और कमल, वो सोच रहा था कि कोई बात नहीं, ना बोली ना सही, धीरे धीरे सब कुछ बर्दाश्त करने की आदत पड़ जाएगी। रात को जिस समय कमल शराब पीकर कमरे में आया, उस समय कविता अपनी किस्मत पर रो रही थी कि उसने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था कि उसको कमल जैसा पति मिला, जिसे उसकी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है और अपने हाथों से अपनी पत्नी को दूसरों को सौंप रहा है। जबकि मर्द तो ऐसे होते हैं कि कोई उनकी पत्नी की ओर नज़र भर देख भी ले तो वो मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। किस बात का पति है वो उसका? क्या केवल नाम का, या उसके द्वारा वो खुद धन पैदा करना चाहता है? ग्लानि से बुरी तरह मन भर गया उसका। कमल ने कविता को हाथ लगाया। कविता ने उसका हाथ झटक दिया और कहा, तुम्हें मेरे जिस्म पर हाथ लगाने का कोई अधिकार नहीं है। तुम मेरी पत्नी हो। किस बात के पति हो तुम? क्या केवल इस बात के कि तुम मदिरा पान करके आओ और मेरे तन से खेलो? पति कैसे होते हैं, उनका क्या कर्तव्य होता है, क्या जानते हो तुम?
पति वो होते हैं जो कमाकर लाएं और अपने घर का खर्च चलाएं। पत्नी अगर गलत रास्ते पर जाती नजर आए तो उसे खूब डांटें। तुम्हारी तरह के पति नहीं होते जो नोटों के लिए अपनी पत्नी को दूसरों को सौंप देते हैं। सच तो ये है कि तुम्हें तो डूब मरना चाहिए। तुमने तो दुनिया भर के शहरों को बदनाम कर डाला है। तुम मेरे पति नहीं हो सकते। गर्म गोश्त में व्यापारी ज़रूर हो सकते हो जो पैसे की खातिर अपनी बीवी से धंधा कराते हैं। कमल ने कुछ नहीं कहा, वो बस उसी तरह से छेड़छाड़ करता रहा। काफ़ी देर बाद बोला, कविता तुम क्यों परेशान हो? औरत को डर तो अपने पति का ही होता है ना। जब मुझे कोई एतराज़ नहीं तो तुम क्यों चिंता करती हो? खाओ पियो मौज करो। क्या कहूँ तुम्हें? कोई उचित शब्द नज़र नहीं आ रहा। हाँ, अगर तुम्हारे स्थान पर मैं होती और मेरे स्थान पर तुम होते तो अब तक तुम्हारी इस नीच और जलील दोस्त की गर्दन कमल कर चुकी होती और खुद अपने को गोली मार ली होती। इस संसार में केवल इज्जत ही तो है और अगर वही समाप्त हो गई तो फिर बचा क्या? सुनो कमल, वैसे तो मेरी नज़रों में जब तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रह गई, लेकिन फिर भी एक बात याद रखना, इस तरह की हरकत मेरे साथ कराने का प्रयास भूल कर भी न करना। अगर ऐसी घिनौनी हरकत तुमने फिर की तो मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगी। कविता, ये तुम क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? नारी का फर्ज है कि वो अपने पति का कहना माने, चाहे वो उसे पैसा ही क्यों ना कराने की पेशकश करे। अगर तुम्हारे ऐसे विचार हैं तो तुम किसी और के साथ शादी कर लो और उससे यह सब कराना। मैं कल ही अपने घर चली जाऊंगी और तुम्हें तलाक दे दूंगी। इस तरह का नरक समान जीवन कम से कम मुझे तो बर्दाश्त नहीं है। क्यों पागल हो रही हो कविता? मैं कौन सा तुमसे रोज़ किसी का बिस्तर गर्म करने को कह रहा हूँ। कभी कभार कोई आ गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तुम क्या समझते हो मुझे? मैं कोई वैश्या हूँ जो अपने तन का सौदा करके तुम्हारा पेट भरूंगी? अरे अगर तुम कमा नहीं सकते तो डूब मरो या घर में चूड़ियाँ पहनकर बैठ जाओ। नारी तो पुरुष की इज्जत होती है। किसी ने कहा है, नारी सर्वत्र पूज्यन्ते। कहते कहते कविता हांफने लगी और कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने कहा, तुम इन सब बातों को तभी समझ सकते हो जब तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल हो। तुमने तो ये अंगूर की बोतल ऐसे गले लगा रखी है जिसने तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति को ख़त्म कर दिया है। अगर तुम में थोड़ी बहुत भी बुद्धि है तो इस शराब को छोड़ो और अपना काम करो। शराब पीने वालों का यही हाल होता है, उनके घर बर्बाद हो जाते हैं। सच यही है, शराब आदमी को सोचने समझने की शक्ति को समाप्त कर देती है। कमल ने उसके बाद कुछ नहीं कहा। वो दूसरी ओर करवट लेकर सो गया। कविता भी करवट लेकर सो गई। कविता ने इस बात का पक्का निश्चय कर लिया था कि अगर इस बार उसके पति ने इस प्रकार की कोई हरकत की तो कोशिश की तो वो अपनी जान दे देगी। 15 दिन गुजर गए, कोई बात नहीं हुई। कमल ने काम पर जाना प्रारंभ कर दिया था, लेकिन उसने शराब पीनी बंद नहीं की थी। कविता ने उससे बोलना शुरू कर दिया था। उसने सोचा था कि शायद उस दिन की बातों का उस पर असर हो गया है और वो सीधी राह पर आ गया है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आदमी को कोई बात लग जाती है, लेकिन कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ 12 साल तक नलकी में रखो, जब भी निकलेगी टेढ़ी ही निकलेगी। कमल ने यह देखने के लिए कि अब वो क्या करती है, उस रात को फिर उसने अपने एक साथी को कविता के कमरे में भेज दिया। जब उसने जाकर उसे छुआ और उसकी आंख खुली तो कविता उसे पूरी शक्ति साथ दूर ढकेलना चाहती थी। बचाओ, वो चीखी भी थी, पर बचाने कौन आता? उसे भेजने वाला तो उसका अपना पति ही था।
जो अपनी पत्नी के शरीर को बेचकर उसकी कमाई खाना चाहता था। पुरुष के समक्ष नारी कमज़ोर होती है। उसने उसे दबोच लिया और अपनी इच्छा पूरी कर ली। हवस पूरी करने के बाद वो कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाते ही कविता बाहर आई और उसने दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। नीचे सड़क पर उसका सिर लगा, सिर फट गया और वो एक ही पल में स्वर्ग सिधार गई। आसपास के घरों के लोग इकट्ठे हो गए। शराबी कमल भी घर से बाहर निकलकर आया और रोने लगा। उसका साथी इस दुर्घटना को देखकर चुपचाप वहां से खिसक गया। पुलिस आई और लाश को उठाकर ले गए। पोस्टमार्टम के बाद लाश उस कमीने कमल को मिल गई और उसने उसे चिता के भेंट कर दिया। ऐसे पति को तो अपनी पत्नी की चिता को अग्नि देने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।